अपने फटीचर घर जमाई पति के पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी अरबपति पत्नी, अपने पति के जूतों पर रगड़ने लगी नाक, अपने निठल्ले दामाद के पैर दबाने लगी उसकी सास। सुनिए दिमाग को हिलाकर रख देने वाली ये कहानी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM। सुबह सुबह कहाँ मर गया ये नक्श? 2 कौड़ी की औकात है नहीं और खुद को मेरा पति बताकर ऐसे टशन में रहता है जैसे पता नहीं कहाँ का राजा हो। सॉरी अनिका, मुझे देर हो गई। वो मैं एक ज्वेलर्स के पास गया था, लेकिन तुम्हारा सेट अभी रेडी नहीं था। अभी उन्होंने और टाइम मांगा है। और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं नक्श? वो क्या है ना, तुम्हें आदत हो गई है मेरे तलुए चाटने की, तो हर कोई तुम्हें मेरा पालतू कुत्ता समझकर ऐसे ही पागल बनाकर भगा देता है। दरअसल अनिका की शादी उसके पिता ने मरने से पहले नक्श से जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि नक्श तो एक फटीचर इंसान है। और दूसरी तरफ अनिका जावेरी परिवार की इकलौती वारिस और एक बिजनेस वुमन। अब नक्श अपनी ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और बाकी सबकी गालियां सुनता था। हर रोज उसे अपनी सास और अपनी बीवी के सैंडल और कपड़े साफ करने पड़ते थे और खाने में मिलती थी घर वालों की बची हुई जूठन। उसकी हालत नौकरों से भी गई गुजरी थी। अनिका नक्श की बेइज्जती करके जा ही रही थी कि तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ नक्श की सास चित्रा ने नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ तो तू था ही, अब निकम्मा निठल्ला और नकारा भी हो गया है। तेरे हाथ पैरों में जंग लग गया है नक्श। हमारे तो भाग ही फूट गए। तू बस घर जमाई बनकर हमारी छाती पर मूंग दल रहा है। ये है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा परिवार के दामाद यानी नक्श के सिर पर ही आता है। अब नक्श गालियां सुनकर अपने कमरे में चला गया। तभी नक्श के फोन पर किसी का कॉल आया और दूसरी ओर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। हेलो नक्श बेटा, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, आपको मेरी याद आने में पूरे 2.5 साल लग गए? इतनी याद आती है आपको मेरी? सुनिए, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। आप क्यों मुझे वापस उस जगह बुलाना चाह रहे हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? ये यशवर्धन भानुशाली और कोई नहीं, ये नक्श के दादा थे और इस देश की सबसे बड़ी फर्म भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। जी हाँ, वही भानुशाली जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले आपने न्यूज में सुना। अपने दादा को इस तरह गिड़गिड़ाते देख नक्श उनसे मिलने को तैयार हो गया और बोला, ठीक है, तो कल सुबह मैं भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर नक्श ने फोन काट दिया था और तुरंत ही अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की, क्योंकि पिछले लगभग 3 सालों से उसके दादा ने उसे कभी याद नहीं किया था और नक्श अच्छे से समझ गया था कि अब उन्हें नक्श की जरूरत है। और तभी नक्श ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा। तभी उसे देख चित्रा बोली, अब इस पागल को क्या हो गया है? क्या इसमें कोई माता वाता तो नहीं आ गई? आखिर नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या था नक्श के इतना खुश होने का राज? आखिर क्यों यशवर्धन को 2.5 साल बाद पड़ी नक्श की जरूरत? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। अब नक्श अगले दिन सुबह भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक नक्श को ऑफिस में देख भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉइज शॉक्ड रह गए और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है।
मुझे लगता है कि ये यहाँ बड़े साहब से भीख मांगने आया है। सभी को इग्नोर करते हुए नक्श सीधा यशवर्धन भानुशाली के कैबिन में गया और वहां जाते ही नक्श ने कहा, आपने मुझे यहाँ बातें करने तो बुलाया नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। मिस्टर भानुशाली। भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है नक्श, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। दादाजी, यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको समय समय पर मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूं तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। अब नक्श के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो अब इस दुनिया का राजा बन चुका था। मुस्कुराते हुए नक्श कैबिन से बाहर निकला। नक्श ये बात सबसे पहले अनिका को बताना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने इस बात को राज ही रखा और अभी भी अनिका और ससुराल वालों पर गरीब घर जमाई बने रहने का नाटक जारी रखा। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता कर गया है? चित्रा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे उस फटीचर के बारे में कुछ नहीं पता। वो पागल हो गया है। कल से उसका रूप बदल सा गया है। राक्षसों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है, वो मंचला होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। चित्रा और अनिका मिलकर नक्श के साथ क्या करने का सोच रहे थे? क्या अभी भी नक्श अनिका के सामने बना रहेगा एक फटीचर घर जमाई? घर आने पर अनिका क्या करेगी उसके साथ? इन सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिलेंगे। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। उसी समय चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, यहाँ तुम्हारी काम चोरी के बारे में बात चल रही है, समझे नक्श? देखो, काम चोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उसने नक्श से कहा, ये सब लेकर अंदर चलो। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिका को देखकर विहान कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, यार अनिका, तुम कहाँ रह गई थी? पता है, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विहान, आई एम सो सॉरी यार, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो गई। वैसे विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? विहान की ये बात सुनकर अनिका और नक्श दोनों ही चौंक गए। नक्श ने गुस्से से विहान की तरफ देखा और बोला, भाई साहब, आप ऑफिस में हैं, इस बात को मत भूलिए और दोस्ती की सीमा भी मत भूलिए। ये सामने खड़ी अनिका मेरी वाइफ है। नक्श की बात को इग्नोर करते हुए विहान ने अपने बैग से नेकलेस का एक खूबसूरत बॉक्स बाहर निकाला और खोलकर अनिका के सामने रखते हुए कहा, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए डायमंड का रेयर नेकलेस। उस नेकलेस को देखकर अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उस नेकलेस को कुछ देर देखने के बाद नक्श गंभीर आवाज में बोला, अरे पागल बनाने के लिए मेरी ही बीवी मिली थी क्या भाई साहब? अनिका, ये तो उस रेयर नेकलेस की कॉपी है, ये ओरिजिनल नेकलेस नहीं है। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी।
वहीं नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ गया कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए उसने खुद अपने मुंह से कबूल करते हुए अनिका से कहा, हाँ, ये हार रेयर नेकलेस नहीं है पर असली हीरे का है। बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है। लेकिन अनिका, जब मुझे रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर लेकर आऊंगा। विहान की बात सुनकर नक्श को हंसी आ गई और वो बोला, अच्छा मजाक है। जिस डायमंड नेकलेस की तुम बात कर रहे हो उसके 10 ही पीस हमारी कंट्री में मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता ये इंसान अपना वादा निभा पाएगा। और ऐसे इंसान से हीरे का नेकलेस क्यों लेना जब तुम्हारे पास मेरे जैसा असली हीरा मौजूद है। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। नक्श के मुंह खोलने से पहले विहान को लगा था कि अनिका नेकलेस देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। दरअसल विहान अनिका का बिजनेस पार्टनर था और अनिका की कंपनी के सारे लॉसेस भी विहान देखता था। और अब नक्श भी उस कैबिन से निकलकर बाहर चला गया। अनिका सोच रही थी, विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैक आउट कर गया तो क्या होगा? नहीं, नक्श की वजह से मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। यही सोचते हुए अनिका नक्श के पीछे आई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या पागलपन है नक्श? तुम्हें किसने इतना हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर। तुम चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ, फास्ट। अनिका की बात सुनकर नक्श को बहुत खराब लगा क्योंकि अनिका ने पूरे ऑफिस के सामने उस विहान के लिए नक्श पर चिल्लाया था। नक्श चाहता तो अब तक वो अनिका को तुरंत ही रेयर डायमंड का असली नेकलेस दे सकता था क्योंकि अब वो भानुशाली ग्रुप का राजा जो बन गया था। लेकिन उसने अनिका को पैसे से नहीं बल्कि प्यार से पाने के लिए एक आइडिया लगाया और उस पर काम भी शुरू कर दिया। अब नक्श वहां से चला गया और अनिका और विहान का मूड काफी खराब था। तभी विहान अनिका के पास आया और अनिका से बोला, अनिका, अगर तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो रेडी हो जाओ। भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने ज्वाइनिंग ले ली है और आज हमारी उस कंपनी के मैनेजर के साथ एक मीटिंग है जिससे हम उस कंपनी के सीईओ के साथ मिलकर डील कर सके। ये तुम्हारी कंपनी एनजी कॉर्पोरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। ये सुनते ही अनिका खुश हो गई और विहान के पास जाकर कहा, विहान, मुझे माफ कर देना। उस निकम्मे नक्श की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और इसकी इस गलती के लिए मैं आज ही घर जाकर उसे बहुत बड़ी सजा देने वाली हूँ। इट्स ओके अनिका, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपने उस सड़क छाप पति को ऑफिस से दूर रखा करो। टेंशन मत लो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल विहान अनिका को काफी पसंद करता था जिसकी वजह से वो अनिका को इम्प्रेस करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता था और आज भी वो ऐसा ही करके अनिका के दिल में जगह बनाने ही वाला था कि नक्श ने आकर उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। अब अनिका और विहान अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेकर मीटिंग के वेन्यू पर पहुंच गए थे जहां इन्वेस्टर मीट चल रही थी। सूरत शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आए थे और सब के सब वहां भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि नए सीईओ ने खुद न आकर अपने मैनेजर को वहां भेज दिया जिसका नाम था नील भानुशाली। एकदम डैशिंग पर्सनालिटी, हैंडसम हंक, ब्लैक सूट, हाथों में रोलेक्स की घड़ी, आंखों पर काला चश्मा, स्टाइलिश दाढ़ी और मूंछें, लंबे और सेट बाल। वहां मौजूद जिस भी लड़की ने उसे देखा वो अपना दिल हार बैठी। उसने आते ही स्टेज पर जाकर एक अनाउंसमेंट की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नील भानुशाली, भानुशाली ग्रुप का मैनेजर। एक्चुअली नए सीईओ सर किसी काम में फंस गए थे, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। आप लोग अब अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। आप लोगों की सारी डिटेल्स उन तक पहुंच जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद एक एक कर इन्वेस्ट के लिए आया हर बिजनेसमैन अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देता है और फिर नंबर आता है एनजी कॉर्पोरेशन की सीईओ अनिका जावेरी का। अनिका का ये पहला टाइम था जब वो भानुशाली जैसे बड़े ब्रांड के सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी जिसकी वजह से वो काफी नर्वस थी। ये नील भानुशाली देख लेते हैं और माइक से बोलते हुए कहते हैं, रिलैक्स अनिका जी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। आराम से अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। जी सर।
आई एम फाइन। और फिर थोड़ा हिचकते हुए अनिका भी अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर लेती है। इस समय अनिका की कंपनी एक बहुत बड़े लॉस से जूझ रही थी और अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनिका को किसी भी हालत में ये डील करनी थी। इवेंट खत्म होने के बाद जब मिस्टर भानुशाली बाहर जाने लगे तभी अनिका उनसे गलती से टकरा जाती है, जिसके बाद एकदम से उनके गार्ड अनिका को दूर करने लगते हैं। तभी नील भानुशाली अपने गार्ड से कहता है, रिलैक्स बॉयज। और अनिका जी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? इतने बड़े आदमी के मुंह से ये सुनकर अनिका आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तभी नील फिर हंसते हुए बोला, अरे अनिका जी हमने तो ये पूछा कि आपको चोट तो नहीं लगी, इसमें आप अपनी आंखें बड़ी करके हमें डरा क्यों रही हैं? ये सुनकर अनिका का सपना टूटता है और वो स्माइल करते हुए कहती है, वो सर मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। वैसे आई एम टोटली फाइन, नथिंग टू वरी। ओके सो टेक केयर एंड फिर होगी आपसे मुलाकात। इतना बोलकर नील भानुशाली अनिका से हाथ मिलाता है और फिर वहां से निकल जाता है। ये सब होने के बाद अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी उसे स्पेशल प्रेफरेंस क्यों दे रहा था। तभी विहान अनिका के पास आकर बोला, अनिका क्या तुम ठीक हो? क्या अब हम लोग यहाँ से चलें? अनिका अभी भी नील भानुशाली को जाते हुए देख रही थी और फिर अनिका भी विहान के साथ ऑफिस लौट आई। और फिर अगले दिन अनिका की कजन उसके घर आ गई और उसे शॉपिंग के लिए अपने साथ मॉल ले गई, जहां उन लोगों ने खूब शॉपिंग की। लेकिन जब वो बाहर आए तो देखा कि उनकी कार का टायर पंक्चर पड़ा है, जिसे देखकर दोनों परेशान हो गईं। तभी उनके पास एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार आकर रुकी, जिसमें से नील भानुशाली बाहर आए और अनिका को देखकर बोले, अरे अनिका जी आप यहाँ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इफ यू डोंट माइंड देन मे आई हेल्प यू? अरे सर आप? नहीं कुछ नहीं, वो बस हम लोग शॉपिंग करने आए थे तो कार में पंचर हो गया। अब घर जाने के लिए टैक्सी देख रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ मेरी गाड़ी में। अरे नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। अनिका मना करती है, लेकिन अनिका की कजन भाग्या पैसे की बहुत लालची थी। वो अनिका से कार में चलने की जिद करने लगती है और चुपचाप अनिका के कान में कहती है, देखो अनिका, टैक्सी के लिए बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा और इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी में अगर हम लोग घर पर उतरेंगे तो जब लोग देखेंगे तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी। चल ना, चलते हैं। और फिर भाग्या की बात मानकर अनिका भी नील भानुशाली के साथ जाने को तैयार हो गई। अनिका और नील कार में पीछे की सीट पर बैठे थे और भाग्या आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर। अनिका नील से बात करना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर कुछ समय के बाद वो लोग जावेरी मेंशन पहुंच गए। अनिका जब कार से उतरी तो बहुत हिम्मत के बाद नील ने उससे कहा, अनिका इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करेंगी? जैसे ही नील ने ये बात कही तो मानो अनिका के तो होश ही उड़ गए। उसके मन की मुराद जैसे पूरी हो रही थी। उसने किसी को बताया नहीं था, लेकिन नील भानुशाली को देखकर पहली नजर में ही अनिका उसे अपना दिल दे चुकी थी। और आज खुद वो आदमी जिसे वो पसंद करती थी वो उसे डिनर डेट के लिए पूछ रहा था। अनिका ने एक लंबी सांस भरी और बोली, लेकिन मिस्टर भानुशाली, अभी आप मुझे जानते ही कितना है जो डेट पर ले जाना चाहते हैं। वैसे आपकी आवाज मुझे किसी की याद दिला रही है। अनिका जी आपको जानना चाहते हैं इसीलिए आपसे पूछा है। अगर आपको अच्छा लगे तो टाइम डिसाइड करके हमें इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। और आवाज में क्या रखा है, आप तो फीलिंग्स देखिए। इतना बोलकर नील भानुशाली ने अनिका को अपना कार्ड दे दिया और फिर वो वापस अपनी कार में बैठ वहां से चला गया। अनिका अपने फटीचर पति नक्श से काफी परेशान थी और पहली बार उसे किसी इतने बड़े आदमी ने नोटिस किया था। अनिका भी नील को दिल ही दिल चाहने लगी और फिर उसने घर में आकर पूरी बात अपनी माँ चित्रा को बताई, जिसे सुन चित्रा भी खुशी से झूम उठी और बोली, अरे बेटा अनिका, मैं तो तुझसे हमेशा से ही कहती थी कि अपने उस सड़क छाप निकम्मे और नकारा पति नक्श को छोड़ दे। तू इतनी सुंदर है कि तेरे पीछे आज भी लड़कों की लाइन लग जाएगी। और देख, वही हुआ ना। अनिका, अब इस मौके को हाथ से जाने मत देना। चित्रा इतना ही बोल पाई थी कि तभी वहां नक्श आ गया और सबको इतना खुश देखकर उसने अनिका से पूछा, अरे अनिका क्या हुआ है? सब लोग इतना खुश हैं, कोई गुड न्यूज है क्या? तो मुझे भी बताओ।
नक्श को देखकर चित्रा का पारा चढ़ गया और वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, लो आ गए ये जनाब, अब इनको सब कुछ बताओ। अबे फटीचर आदमी, क्या तुझे कभी हम लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या, जो बीच में ग्रहण बनकर चला आता है? लेकिन माँ जी, मैंने क्या किया है? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्यों खुश हो, ताकि आपकी खुशी में मैं भी खुश हो सकूं। नक्श, तुम्हें हमारे ऊपर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है और हमारी बातों में कान लगाना छोड़ दो, वरना किसी दिन मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और हाँ, कुछ करना ही है तो अपने लिए एक बेहतर सी नौकरी ढूंढो, जिससे तुम ये अपनी फटेहाल सूरत को ठीक कर सको। ये सुनते ही नक्श का दिल टूट गया और वो मुंह लटकाकर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। तभी एक बार फिर चित्रा चिल्लाते हुए बोली, अब हाथ बांधकर यहीं खड़ा रहेगा तो खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप? चुपचाप जा और सबके लिए रात का खाना तैयार कर, और हाँ, सबके लिए पहले चाय बना कर ले आ, जल्दी। नक्श वहाँ से चला गया और फिर चित्रा ने अनिका से बोलकर नील भानुशाली को फोन करने को कहा और साथ ही कहा, अनिका, ध्यान रख, जवेरी परिवार को भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक करनी है और ये भानुशाली ग्रुप का मैनेजर हमारी उस डील तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बन सकता है। ये सुनकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अनिका के दिल में उस इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था और शायद वो भी उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन उसकी माँ ने भी सही बात कही थी, तो उसने अपना फोन निकाला और नील भानुशाली को फोन कर दिया। उधर फोन उठाते ही नील ने कहा, बोलिए अनिका जी, हम आपकी फोन का वेट कर रहे थे। हमें विश्वास था कि आपका फोन जरूर आएगा, तो बताइए कब मिलना है? सर, वो एक्चुअली कल शाम को मिलते हैं होटल प्राइम स्टार में। अरे एक तो आप ये मुझे सर कहना बंद कीजिए, यू कैन कॉल मी नील, और कल शाम का डिनर डन। ये कहते ही नील ने फोन काट दिया। अब अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो अगले दिन के डिनर के सपने में खो गई। अनिका को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वो सपने में ही थी कि तभी वहां नक्श आ गया और उसे हिलाते हुए बोला, अनिका, अनिका, क्या सोच रही हो? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उस सपने से बाहर आते ही सामने नक्श को देख अनिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में उसने वो चाय नक्श के ऊपर ही फेंक दी और चिल्लाते हुए नक्श से कहा, नक्श, तुम एक नालायक और निकम्मे पति हो, लेकिन क्या तुम्हें अब मेरी खुशी से भी दुश्मनी हो गई है? खुद तो कभी मुझे खुशी का एक पल नहीं दिया, अब मैं खुश हूँ तो अब भी मेरी इस खुशी में तुम ग्रहण बनकर चले आए। आई हेट यू नक्श। इतना बोलकर अनिका वहां से चली गई और अगले दिन नील के साथ डिनर की प्लानिंग करने लगी। नक्श भी अनिका के कुत्ते वाले कमरे में सोने चला गया। नक्श को उस घर में कोई कमरा नहीं दिया गया था, वो अनिका के पालतू कुत्ते के कमरे में ही सोता था। तो अब रात काफी हो चुकी थी, सबके सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब अनिका डिनर डेट पर जाने के लिए तैयार हुई तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख नक्श ने कहा, अनिका, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, लेकिन आज इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे अच्छे से पता है मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें अपने इस गंदे मुंह से मेरे बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर अनिका टाइम से पहले ही अपनी कार लेकर नील भानुशाली के साथ डिनर के लिए निकल गई और रेस्टोरेंट में बैठकर नील के आने का वेट करने लगी। तभी अनिका को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अनिका जी, लगता है आप हमें देखे बगैर रह नहीं पा रही थी, अभी टाइम से पहले यहाँ आकर हमारा वेट कर रही थी। हे हाय नील सर। अरे यार, मैंने आपको समझाया था कि प्लीज ये सर बोलने वाली फॉर्मेलिटी मेरे साथ तो मत कीजिए। वैसे यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू नील, अब तो ठीक है ना? थोड़ी ही देर में अनिका और नील ऐसे बातें करने लगे जैसे वो एक दूसरे को सालों से जानते हों। सारी बातें होने के बाद नील ने अपने घुटनों पर बैठकर अनिका से कहा, अनिका, विल यू बी माय फ्रेंड फॉरएवर? ये सुनते ही अनिका खुशी से जैसे पागल हो गई, लेकिन उसने ज्यादा खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी और एक हल्की स्माइल के साथ नील को उसके घुटनों से उठाते हुए हाँ बोल दिया। और फिर अनिका ने नील से कहा, नील, जब हम इतने अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो क्या तुम मेरे बुलाने पर एक पार्टी में आओगे? मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स अनिका, जब और जहाँ तुम चाहो। परसों मेरी दादी का बर्थडे है और उनके लिए हमने एक पार्टी रखी है। प्लीज तुम उस पार्टी में जरूर आना, मैं तुम्हें वहाँ सबसे मिलवाऊंगी। ओके डन। वैसे तो मुझे परसों एक काम था, लेकिन मेरी इतनी अच्छी दोस्त या यूं कहूँ दोस्त से कुछ ज्यादा ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया, तो मैं जरूर आऊंगा।
इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। अनिका आज इतनी ज्यादा खुश थी, वो सीधे घर न जाकर पहले अपनी दोस्त प्राची के घर गई और उसे जाकर सारी बात बताई। उसके साथ पार्टी कर रात को काफी लेट घर पहुंची, जहां नक्श उसका इंतजार कर रहा था। और अनिका के आते ही नक्श ने कहा, अनिका तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आने में बहुत लेट हो गया तुम्हें। तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं या कितने भी बजे आऊं? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? गो टू हेल नक्श। ये बोलकर अनिका भी अपने कमरे में चली गई। और फिर 2 दिन बाद पार्टी वाले दिन नक्श कल्याणी की बर्थडे पार्टी में एक गिफ्ट लेकर आया, जो लकड़ी की बनी आम की पेटी में था, जिसे देखकर वहां सभी लोग नक्श की हंसी उड़ाने लगे। तभी अनिका के चाचा मैम्बो अंकल नक्श की हंसी उड़ाते हुए बोले, अबे नालायक आदमी, इस 5 स्टार होटल में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी में तू गिफ्ट में ये आम की पेटी लेकर आया है। तू कितना भी कमा ले, लेकिन तू हमेशा सड़क छाप ही रहेगा। नक्श, तुम मेरी बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना। मैंने तुमसे कहा था कि गिफ्ट ऐसा लाना जिसे लोग देखते ही रह जाएं, और तुम ये कचरा उठा लाए। अनिका बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि एक भिखारी कितना भी कमा ले, लेकिन वो भीख मांगना नहीं छोड़ता। और ये सड़क छाप तो अभी भी भिखारी ही है, जो आज भी खुद को तेरे टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता समझता है। मैम्बो की बात सुनकर नक्श को गुस्सा आ गया और उसने मैम्बो अंकल को धक्का दे दिया। मैम्बो को नक्श की इस बात से काफी बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने गुस्से में नक्श के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नक्श की इस हरकत के बाद चित्रा और अनिका का पारा चढ़ गया और उन दोनों ने नक्श को चीखते हुए उस पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब अनिका का मूड काफी खराब था। तभी थोड़ी देर बाद लोगों में हलचल होने लगी और वहां नील भानुशाली की एंट्री हुई। अनिका ने उसको हक करके उसका वेलकम किया और फिर अपने पूरे परिवार से मिलवाया। हर कोई उसकी खातिरदारी में लग गया, क्योंकि हर इंसान उसे भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक कराने की एक सीढ़ी के रूप में देख रहा था। तभी मैम्बो नील के पास आया और स्माइल करते हुए उससे कहा, हेलो नील बेटा, मेरा नाम मैम्बो है और मैं आपकी दोस्त अनिका का चाचा हूँ। हेलो मैम्बो अंकल, नाइस टू मीट यू। इतना बोलकर नील मैम्बो को इग्नोर करके अनिका के पास चला गया और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता रहा, जिसके बाद नील और अनिका ने जमकर ड्रिंक की और गुस्से में अनिका भी पार्टी छोड़कर नील के साथ बाहर आ गई। तभी नील ने अनिका से कहा, अनिका, विल यू मैरी मी? ये सुनते ही अनिका का दुख मानो हवा हो गया। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो तो पहले से शादीशुदा है और नक्श उसका पति है। तो अनिका ने मायूस होते हुए नील से कहा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ नील, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक सच छुपाया। एक्चुअली मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है कि इतना बोलकर अनिका नील से थोड़ा दूर हो गई और दीवार की तरफ मुंह करते हुए कहा, आज मन कर रहा है कि उस नक्श को गोली मार दूं और तुमसे शादी कर लूं। इतना सुनते ही नील ने अनिका के हाथ में अपनी गन दी और फिर जो किया उसे देखकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी नील ने कहा, लो अनिका, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, कर लो अपनी इच्छा पूरी। नक्श, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर किस धोखे की बात कर रही थी अनिका? नील ने अनिका के सामने ऐसा क्या किया? क्या नील और नक्श एक ही इंसान है? क्या नक्श ही अपनी पहचान छुपाकर जीत रहा था अनिका का प्यार? क्या नक्श के इस धोखे के लिए नक्श को माफ करेगी अनिका, या गोली मारकर कर देगी उसकी हत्या? क्या अब अनिका को पता लग जाएगी नक्श के इतना अमीर होने की सच्चाई? इन सभी मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए देश विदेश में खूब सुनी जाने वाली ये कहानी इंस्टा एम्पायर।